काली, कजरारी, बड़ी बड़ी मृग नयनी आंखें भला किसको खूबसूरत नहीं लगती। मगर उनसे भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं उन आंखों में बसे सपने, कुछ बनने के, कुछ करने के सपने। लड़का लड़की देखकर नहीं आते, छोटा बड़ा शहर देखकर नहीं आते, फिर भी अक्सर छोटे शहर की लड़कियां उन सपनों को किसी बड़े संदूक में छिपा लेती हैं। उस संदूक का नाम होता है कल, कारण वही पुराना। अभी हमारे देश के छोटे शहरों और कस्बों में सोच बदली कहाँ है। घर की इज्जत है लड़की, जल्दी शादी कर उसे घर भेजना है, वहाँ की अमानत बनाकर मायके में पाली जा रही है। इसीलिए लड़कियों के सपने उस कभी न खुलने वाले संदूक में उनके साथ साथ ससुराल और अर्थी तक की यात्रा करते हैं। पर कुछ लड़कियां बचपन में ही खोल देती हैं उस संदूक को, उनके सपने छिटक जाते हैं। इससे पहले बीन पाएं, बड़ी ही निर्ममता से कुचल दिए जाते हैं उनके अपनों द्वारा, समाज द्वारा। बिल्ली ही होती हैं जो सपनों की पताका थामकर आगे बढ़ती हैं। यहाँ भी उनकी राह आसान नहीं होती, बार बार उनकी स्त्री देह उनकी राह में बाधक होती है। अपने सपनों को अपनी शर्त पर जीने के लिए उन्हें चट्टान बनकर हर मुश्किल से टकराना होता है। ऐसी ही एक लड़की है वैशाली। हर शहर की एक धड़कन होती है, वह वहाँ के निवासियों की सामूहिक सोच से बनती है। दिल्ली मुंबई में सब पैसे के पीछे भागते मिलेंगे, वाहन सब दौड़ रहे हैं, एक मिनट भी जाया करना जैसे अपराध है। छोटे शहरों में इत्मीनान दिखता है, हाँ भैया कैसे हो के साथ छोटे शहरों में हालचाल पूछने में ही लोग 2 घंटे रुक जाते हैं। देवास की हवाओं में जीवन की सादगी और भोलेपन की धूप की खुशबू मिली हुई थी जब बाजारवाद ने पूरे देश के छोटे बड़े शहरों में अपनी जड़ें जमा दी थीं। देवास अभी भी शैशव अवस्था में था। कहने का तात्पर्य यह है कि शहर का असर हमारी वैशाली पर भी था। इन मासूम हवाओं ने ही तो उसे बेहिचक इधर उधर घूमती फिरती बेफिक्र वैशाली में बदल दिया था। उम्र हर साल एक सीढ़ी चढ़ जाती, पर बचपना था कि दामन छुड़ाने का नाम ही नहीं लेता। वैसे भी वह अपने माँ बाप की एकलौती बेटी होने के कारण बहुत प्यार में पली थी। जो इच्छा करती झट से पूरी हो जाती। यो छोटी मोटी इच्छाओं के अलावा एक इच्छा जो वैशाली बचपन से अपने मन में पाल रही थी वह थी आत्मनिर्भर होने की। वह जानती थी कि इस मामले में माता पिता को मनाना जरा कठिन है, पर उसने मेहनत और उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हर साल अपने स्कूल में अच्छे नंबर लाकर पास होती रही। माता पिता की इच्छा थी कि पढ़ लिख जाए तो फिर जल्दी ब्याह कर दें और गंगा नहाएं। एक दिन उसने माता पिता के सामने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि वह नौकरी करके अपने पंखों को विस्तार देना चाहती है। शादी उसके बाद ही। काफी देर मंथन करने के बाद आखिरकार उन्होंने इजाजत दे दी। वैशाली तैयारी में जुट गई। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाए और दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वैशाली की खुशी जैसे घर की हवाओं में अगरबत्ती की तरह महकने लगी। माता पिता भी उसकी खुशी में शामिल थे, पर अंदर अंदर डर था, इतनी दूर दिल्ली में अकेली कैसे रहेगी। आसपास के लोगों ने भी बहुत डराया, दिल्ली है भाई दिल्ली, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, जरा देखभाल के रहने का इंतजाम कराना। वे खुद भी तो आए दिन अखबारों में दिल्ली की खबरें पढ़ते रहते थे। यह अलग बात है कि छोटे बड़े कौन से शहर लड़कियों के लिए सुरक्षित हैं, पर खबर तो दिल्ली की ही बनती है। दिल्ली देश की ही नहीं खबरों की भी है। आम आदमी तो खबरें पढ़ पढ़ कर वैसे ही घबराया रहता है जैसे सारा अपराध बस दिल्ली में ही होते हो। जितना हो सकता था उन्होंने वैशाली को ऊंच नीच समझाई भी, फिर भी डर था कि जाने का नाम नहीं ले रहा था। दिल्ली में निवास करने वाले अड़ोस पड़ोस के दूरदराज के रिश्तेदारों के पते लिए जाने लगे। न जाने कितने नंबर इधर उधर के परिचितों के लेकर वैशाली के मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जोड़े जाने लगे। तसल्ली बस इतनी थी कि किसी गाढ़े वक्त में बेटी फोन मिला देगी तो कोई मना थोड़ी न कर देगा। आखिर इतनी इंसानियत तो बची ही है जमाने में। उन्हें क्या पता कि दिल्ली घड़ी की नोक पर चलती है। आखिरकार लक्ष्मी नगर में एक गर्ल्स पीजी किराए पर ले लिया। खाना नाश्ता मिल ही जाएगा। ऑफिस बस 2 मेट्रो स्टेशन दूर था। यहाँ सब लड़कियां ही थीं। पिता निश्चिंत हुए कि उनकी लड़की सुरक्षित है। वैशाली अपना रूम एक और लड़की से शेयर करती थी। उसका नाम था मंजुलिका। मंजुलिका वेस्ट बंगाल से थी। जहाँ वैशाली दबी सिकुड़ी सी थी, वहीं मंजुलिका तेजतर्रार हाईफाई। कई सालों से दिल्ली में रह रही थी। चाहे आप इसे आबोहवा कहें या वक्त की जरूरत, दिल्ली की खास बात है कि वह लड़कियों को अपनी बात मजबूती से रखना सिखा ही देती है। मंडे की ज्वाइनिंग थी। माता पिता चले गए थे। अब शनिवार इतवार पीजी में ही काटने थे। बड़ा अजीब लग रहा था, इतनी तेजतर्रार लड़की के साथ दोस्ती करना, पर जरूरत ने दोनों में दोस्ती करा दी। शुरुआत मंजुला ने ही करी, पर जब उसने अपने लोग के किस्सों का पिटारा खोला तो खुलता ही चला गया। वैशाली रस ले लेकर सुनती रही। उसके लिए यह एक अजीब दुनिया थी। अपना लोक याद आने लगा, जहां लोगों के पास इतना समय होता था कि कभी भी कहीं भी महफिलें जम जाती।
लोग चाचा, मामा, फूफा होते, मैडम और सर नहीं। देर तक बातें करने के बाद दोनों रात की श्यामल चादर ओढ़कर सो गईं। ऑफिस का पहला दिन था। वैशाली ने अपनी जीन्स और लूज शर्ट पहन ली। गीले बालों पर कंघी करती हुई वह बाथरूम से बाहर निकली ही थी कि मंजुलिका ने सीटी बजाते हुए कहा कि पटाखा लग रही हो, क्या फिगर है तुम्हारी। वह भी हंस दी। वैसे जीन्स टॉप तो कभी कभी देवास में भी पहना करती थी, कभी ऐसा कुछ अटपटा महसूस ही नहीं हुआ था। उसने ध्यान ही कहाँ दिया था अपनी फिगर पर। उसका ऊपर का हिस्सा कुछ ज्यादा ही भारी है, यह उसे आज महसूस हुआ जब ऑफिस पहुंचने पर बॉस सन्मुख ने उसे अपने चैम्बर में बुलाया और उससे बात करते हुए पूरे 2 मिनट तक उसके ऊपरी भाग को घूरते रहे। वैशाली को अजीब सी लिजलिजी सी फीलिंग हुई, जैसे सैकड़ों चींटियां उसके शरीर को काट रही हों। उसने जोर से खांसा। बॉस को जैसे होश आया, उसे फाइल पकड़ा कर काम करने को कहा। फाइल लेकर वैशाली अपनी टेबल पर आ गई। संज्ञा 0C। देवास में भी ने लफंगे टाइप के लड़के देखे थे, पर शायद हर समय माँ या पिताजी के साथ रहने या फिर सड़क पर घूमने वाले बड़ों का लिहाज था, इसलिए किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी। उफ, कैसे टिकेगी वह यहाँ। उसे पिताजी की याद आने लगी। जब शीशे के पार कैबिन में बैठे हुए उसने सन्मुख को देखा तो पिता की ही तरह लगे थे। 50 के आसपास की उम्र, हल्के सफेद बाल, शालीन सा चेहरा। बड़ा सुकून हुआ था कि बॉस के रूप में उसे पिता का संरक्षण मिल गया है। क्यों एक पुरुष अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के लिए बस पुरुष ही होता है। अपने विचारों को झटक कर वैशाली ने अपना ध्यान काम पर लगाने का मन बनाया। आखिर वह यहाँ काम करने ही तो आई है, कुछ बनने आई है। सारी मेहनत, सारा संघर्ष इसीलिए तो था। वह हिम्मत से काम लेगी और अपना पूरा ध्यान अपने सपनों को पूरा करने में लगाएगी। मगर जितनी बार भी उसे बॉस के ऑफिस में जाना पड़ता, उसका संकल्प हिल जाता। अब तो बॉस और ढीठ होते जा रहे थे। उसके खांसने का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। पीजी में लौटने के बाद वैशाली खुद को बहुत समझाती रही कि उसे बस अपने सपनों पर ध्यान देना है, पर उस लिजलिजी एहसास का वह क्या करे जो उसे अपनी देह पर महसूस होता। चींटियां सी चुभती, घिनाती। घंटों साबुन रगड़ कर नहाई पर वह फीलिंग निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। काश मैल साबुन से धोए जा सकते। आज उसे अपने शरीर से नफरत हो रही थी, पर क्यों? उसकी तो कोई गलती नहीं थी। अफसोस, यह एक दिन का किस्सा नहीं था। आखिर रोज रोज उन काट खाने वाली नजरों से खुद को कैसे बचाती। हफ्ते भर में वैशाली जीन्स टॉप छोड़कर सलवार कुर्ते में आ गई। 10 दिन बाद दुपट्टा भी पूरा खोल कर लेने लगी और 15वें दिन तक दुपट्टे में इधर उधर कई सेफ्टी पिन लगाने लगी। मगर बॉस की एक्सरे नजरें हर दुपट्टे, हर सेफ्टी पिन के पास पहुंच ही जाती। आखिर वह इससे ज्यादा कर ही क्या सकती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस समस्या का सामना कैसे करे। एक एक दिन करके 1 महीना बीता। पहली पगार उसके हाथ में थी, पर वह खुशी नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। मंजुलिका ने टोका, आज तो पगार मिली है, पहली पगार। आज तो पार्टी बनती है। वैशाली खुद को रोक नहीं पाए और जितना दिल में भरा था सब उड़ेल दिया। मंजुलिका दांत भींचकर गुस्से में बोली, उसकी माँ की बहन नहीं है क्या? उन्हें जाके घूरे जितना घूरना है, और भी कुछ हरकत करता है क्या? नहीं, बस गंदे तरीके से घूरता है। ऐसा लगता है कि कुछ कहने के लिए शब्द खोजने में असमर्थ वैशाली की आंखें क्रोध, नफरत और दुख से दबा गईं। अब समझी तू जीन्स टॉप से सूट पर क्यों आई? अरे तेरी गलती थोड़ी है ना। देख, तब भी उसका घूरना तो बंद हुआ नहीं। कहाँ तक सोचेगी? जाने दे, हम लोग कहाँ परवाह करते हैं। जो मन आया पहनते हैं, ड्रेस, शॉर्ट्स, जैगिंग। अरे जब ऐसे लोगों की आंखों में एक्सरे मशीन फिट रहती ही है तो वे कपड़ों के पार देख ही लेंगे, तो अपनी पसंद के कपड़ों के लिए क्यों मन मारें? जरूरी है हम अपना काम करें, परवाह न करें। वह कहावत सुनी है न कि हाथी चला बाजार कुत्ते भूखे हजार। अब आगे बढ़ना है तो इन सब की आदत तो डालनी ही होगी। ठंड रख, कुछ दिन बाद नया शिकार ढूंढ लेंगे। मंजुलिका किसी अनुभवी बुजुर्ग की तरह उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। मैं सोच रही हूँ नौकरी बदल लूँ, वैशाली ने धीरे से कहा। उसकी बात पर मंजुलिका ने ठहाका लगाकर कहा, नौकरी बदल कर जहाँ जाएगी वहाँ ऐसे ही घूरने वाले मिलेंगे, बस नाम और शक्ल अलग होगी। कहा न जाने दे, छोड़ने के अलावा भी कोई तो तरीका होगा ना। वैशाली अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई कि माँ का फोन आ गया। माँ बाबूजी उसकी पहली तनख्वाह की खुशी को उसके साथ बांटना चाहते थे। सब बधाई दे रहे थे कि उनकी बहादुर बेटी अकेले अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रही है। आखिरकार महिला सशक्तिकरण में उनका भी कुछ योगदान है। सोच वह, ओह माँ, ओह पिताजी, इतना ही कह पाई, पर अंदर तक भीग गई वह इन स्नेह भरे शब्दों से। वैशाली सारी रात रोती रही।
कहाँ उसके माता पिता उस पर इतना गर्व कर रहे हैं और कहाँ वह नौकरी छोड़कर वापस जाने की तैयारी कर रही है, और वह भी किसी और के अपराध की सजा खुद को देते हुए। मंजुलिका कहती है, जाने दे, वही तो कर रही थी, वही तो हर लड़की करती है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। पर ये तो समस्या का हल नहीं है, इससे वह लिजी वाली फीलिंग नहीं जाती। सारी रात वैशाली सोचती रही। अगले दिन लंच पर उसने अपनी बात साथ में काम करने वाली निधि को बताई। फिर तो जैसे बॉस की इस हरकत का पिटारा ही खुल गया। कौन सी ऐसी महिला थी जो उसकी इस हरकत से परेशान न होती हो। निधि ने कहा, हाथ पकड़े तो तमाचा भी लगा दूं, पर इसमें क्या करूं, मुकर जाएगा। समस्या विकट थी। बात केवल सन्मुख की नहीं थी, ऐसे लोग नाम और रूप बदलकर हर ऑफिस में हैं, हर जगह हैं। आखिर इनका इलाज क्या हो, और इग्नोर भी कब तक? नहीं, वह जरूर इस समस्या का कोई न कोई हल खोज के रहेगी। घर आने के बाद वैशाली का मन नहीं लग रहा था। ड्राइंग फाइल निकालकर स्केचिंग करने लगी। यही तो करती है हमेशा जब मन उदास होता है। तभी मामा के लड़के का फोन आ गया। गांव में रहने वाला 10 साल का ममेरा भाई जीवन उसे बहुत प्यारा है। अक्सर फोन कर अपने किस्से सुनाता रहता है कि दीदी यह बात, दीदी वह बात, और शुरू हो जाते दोनों के ठहाके। आज भी उसके पास एक किस्सा था। दीदी, सुलभ शौचालय बनने के बाद भी गांव के लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। बस यहाँ वहाँ जहाँ जगह मिलती बैठ जाते हैं। टीवी में विज्ञापन देखकर हम भी घंटी खरीद लाए। अब गांव में घूमते हुए जहाँ कोई फारिग होता मिल जाता तो बस घंटी बजा देते हैं। सच्ची दीदी बहुत खिसियाता है। कपड़े समेटकर उठ खड़ा होता है। उसकी झेप देखने लायक होती है। उसे गलत काम का एहसास होता है। देखना, एक दिन ये सब लोग शौचालय का इस्तेमाल करने लगेंगे। बहुत देर तक वह इस बात पर हंसती रही। फिर न जाने कब नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। आंख सीधे सुबह ही खुली। घड़ी देखी, देर हो रही थी। सीधे बाथरूम की तरफ भागी। आज उसने जीन्स टॉप ही पहना। बढ़ती धड़कनों को काबू कर पूरी हिम्मत के साथ ऑफिस गई और अपनी सीट पर बैठकर फाइलें निपटाने लगी। तभी बॉस ने उसे कैबिन में बुलाया। उसे देख उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। आंखें अपना काम करने लगीं। 1 मिनट सर, वैशाली ने जोर से कहा। सन्मुख हड़बड़ाकर उसके चेहरे की ओर देखने लगे। वैशाली ने फिर से अपनी बात पर वजन देते हुए कहा, 1 मिनट सर, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, फिर 5 मिनट तक आप मुझे जितना चाहिए घूरिए, और यह हर सुबह का नियम बना लीजिए। पर बस एक बार, ताकि जितनी भी लिजी फीलिंग मुझे होनी है वह एक बार हो जाए। उसके बाद अपनी सीट पर जाकर मैं काम करना शुरू करूं तो मुझे ये डर न लगे कि अभी आप फिर बुलाएंगे, फिर घूरेंगे, और मैं फिर उसी गंदी फीलिंग से और अपने शरीर के प्रति उसी अपराध बोध से गुजरूंगी। जिस दिन से ऑफिस में आई हूँ ये सब झेल रही हूँ। मन में आया कि पूछे कि क्या आपकी माँ बहन नहीं है क्या? जितना घूरना है उन्हें घूरो। पर फिर मन में आया कि नहीं, यह नहीं कहेगा, क्योंकि वह जानती है कि आप नहीं, कोई और निश्चित तौर पर आपकी माँ बहन को घूर रहा होगा। अपनी माँ बहन, पत्नी, बेटी सबसे कह दीजिएगा कि वे भी घूरने का टाइम फिक्स कर दें। दोनों का समय और तकलीफ बचेगी। जी सर, हमारा भी टाइम फिक्स कर दीजिए, वैशाली के पीछे आकर खड़ी हुई निधि व अन्य महिलाओं ने संवेद स्वर में कहा। वैशाली अंदर आते समय जानबूझकर गेट खुला छोड़ आई और उसके पीछे थी इस साहस पर तालियां बजाते पुरुष कर्मचारियों की पंक्ति। बॉस शर्म से पानी पानी हो रहे थे। फिर उस दिन के बाद सन्मुख कभी किसी भी महिला को घूरते नहीं पाए गए। चाहे आप इसे आबोहवा कहें या वक्त की जरूरत, दिल्ली की खास बात है कि वह लड़कियों को अपनी बात मजबूती से रखना सिखा ही देती है। अगले दिन लंच पर उसने अपनी बात साथ में काम करने वाली निधि को बताई। फिर तो जैसे बॉस की इस हरकत का पिटारा ही खुल गया।